गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करूंगा, जिसमें मैं साल के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को और उसके महत्वपूर्ण अंशों को संक्षिप्त में जिक्र करा के आपको तेज़ी से अभ्यास कराने का एक मौका दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को और रिवीजन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ओडिशा का रज पर्व, रज उत्सव। ओडिशा में ये रज उत्सव त्यौहार मनाया जा रहा है, तो ध्यान रहे कि रज पर्व जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व को कब और क्यों मनाया जाता है? उड़ीसा में 3 दिनों तक मनाया जाने वाला यह पर्व धरती माँ की, भूमा देवी तथा महिलाओं के लिए समर्पित है। मिथुन संक्रांति के एक दिन पहले से आरंभ होकर 2 दिन तक यह मनाया जाता है। तो त्योहारों के पीछे अगर कुछ मान्यता देखें तो ओडिया लोग भूमि की खुदाई से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा जुताई कार्य नहीं करते हैं इस दौरान, क्योंकि उनको लगता है कि इससे धरती माँ की सम्मान को ठेस पहुँचेगा, तो इसलिए धरती माँ को थोड़ा विश्राम दे देते हैं। यही था, तो ध्यान रहे इस बारे में कि रज पर्व जो है उड़ीसा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तल्ला मद्दले, ये कोविड-19 के महामारी के दौरान यक्षगान रंगमंच की जो पारंपरिक कला ताल मद्दले का प्रदर्शन वर्चुअल रूप से किया गया। तो ध्यान रहे कि यक्षगान का एक पारंपरिक कला है जिसका नाम है ताल मद्दले। ताल मद्दले एक पारंपरिक फॉर्म है यक्षगान का। बात कर लेते हैं ताल मद्दले। ये दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल के करावली और अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जाता है। प्राचीन प्रदर्शन है। कथानायक का विषय और लोकप्रिय पौराणिक कथाएं होती है। यक्षगान से कुछ मिलता जुलता, हर कुछ भिन्नता भी है। जनरली क्या होता है कि इसमें ताल मद्दले में कलाकार कोई विशेष वेशभूषा धारण नहीं करता और मंच पर एक स्थान पर बैठकर चुने हुए कथानायक के आधार पर अपनी वाक कला का प्रदर्शन करता है। अगला है किलादी उत्खनन। ये किलादी उत्खनन जो है छठे चरण की एक खुदाई के दौरान एक बच्चे के कंकाल के अवशेष मिले किलादी से। यह कंकाल 2 टेराकोटा कलशों के बीच दफनाया गया था। तो किलादी ये तमिलनाडु के मदुरै में है, लगभग आसपास वैगई नदी के किनारे ये मिला है। तो किलादी तमिलनाडु से संबंधित है, वैगई नदी के किनारे स्थित है और इसमें तमिलनाडु में संगम काल के दौरान वैगई नदी के किनारे एक नगरी सभ्यता हुआ करती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रहे, संगम काल के दौरान वैगई नदी के किनारे सभ्यता की उपस्थिति थी। एक किलादी उत्खनन से स्पष्ट होता है। और खुदाई के दौरान कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लौह युग अर्थात 12वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तथा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य गायब कड़ी को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो पशुपालन करने वाले कृषि के साज, साक्षर समाज का जिक्र इत्यादि, उच्च जीवन स्तर, उत्खनन से प्राप्त अगर कुछ वस्तु को देखा जाए तो टाइल लगी हुई, धसी हुई छतें, तांबे की वस्तुएं, लोहे का वस्तुएं उसके उपकरण, टेराकोटा निर्मित शतरंज, कान के गहने, कताई का सामान, मूर्ति, काले और लाल मृदभांड, खुरदरे मृदभांड इत्यादि मिले हुए हैं। उत्खनन से मृदभांडों के साथ साथ खुदाई स्थल पर आसपास की गुफाओं के चट्टानों पर भित्ति चित्र के कुछ चिन्ह भी दिखे हुए हैं। तो ध्यान रहे, इसमें बहुत प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि किलादी उत्खनन से क्या क्या संबंधित है, ये किस काल से जुड़ा हुआ है, ये कहाँ खुदाई हुआ, एवरीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है छोलुंग सुकफा। ये असम के मुख्यमंत्री ने कोलकाता में एक राजनीतिक टिप्पणीकार जो है गर्गा चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, छोलुंग सुकफा को चीनी आक्रमणकारी बता दिया। ये देखिए आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर एक नियमित संचालन होना चाहिए, एक बेहतर तालमेल होना चाहिए। देश के कुछ गिने चुने लोगों को लगातार अगर इस प्रकार से षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जो छोलुंग सुकफा है
वो छोलुंग सुक्पा 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक, अहोम किंगडम के संस्थापक माने जाते हैं और ये 6 शताब्दी तक असम में शासन किए। लोकप्रिय रूप से उसे बोर असोम या ग्रेटर असोम के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रहे, ये छोलुंग सुक्पा जो है असम से जुड़े हुए हैं, इन्हें बोर असम या ग्रेटर असम भी कहा गया है। और इसमें चराई देव नामक स्थान पर सुक्फा ने अपनी पहली छोटी रियासत की स्थापना की थी और यहीं से अहोम साम्राज्य का मतलब एक तरह से बीजारोपण हुआ और आगे चलकर इसका विस्तार भी हो गया। तो अहोम साम्राज्य के संस्थापकों की अपनी भाषा और अपना धर्म था। धीरे धीरे अहोमों ने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार कर लिया और प्रत्येक वर्ष में 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है, वो भी ये सुक्फा की याद में। तो आगे बढ़ते हैं। पुणे स्थित एक एनजीओ के द्वारा लाल बाल पाल की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास किया गया। तो एक गैर सरकारी संगठन है पुणे, जिसका नाम है सरहद। इन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु शताब्दी के अवसर पर साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का श्रीलंका शुरू किया। इस श्रीलंका के जो श्रृंखला था, इस श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने लाल बाल पाल को एक तरह से फिर से पुनर्जीवित करने का बेहतर प्रयास किया है। तो हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की स्मृतियों के बारे में, और साथ ही साथ समझेंगे कि किस प्रकार पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और इनसे जुड़े हुए विभिन्न क्रांतिकारियों का योगदान भारत के संदर्भ में क्या रहा है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई शक नहीं है। आधुनिक काल में भारत के इन तीनों राज्यों के मध्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़े, इसके लिए लाल बाल पाल की जो भूमिका होगी उसको त्रिमूर्ति के रूप में और भी मजबूत स्थान दिया जाना है। अगर स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो महाराष्ट्र और पंजाब के बीच जो है सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों में मजबूती तो आई ही है, साथ ही साथ अतीत की साहित्य और सांस्कृतिक आत्मीयता की समृद्ध विरासत के बाद भी महाराष्ट्र और बंगाल के संबंध कुछ कमज़ोर हुए हैं। तो मुख्य विशेषता की बात कर लेते हैं। आइए, इस कार्यक्रम में 2 वर्ष की अवधि ली गई है और महाराष्ट्र और बंगाल के बीच मैत्री अध्याय का नाम दिया गया है, महाराष्ट्र बंगाल मैत्री अध्याय, जिससे क्या होगा, सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में इसको पुनर्जीवित किया जाएगा, परिकल्पित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और महान दार्शनिक श्री अरबिंदो घोष 150वीं जयंती तक जारी रहेगा ये, अर्थात 15 अगस्त 2022 तक। इस त्रिमूर्ति ने स्वदेशी आंदोलन के दूसरे चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर स्वदेशी आंदोलन के दूसरे महत्वपूर्ण चरण की दौर की बात करें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के बाद जबरदस्त तेज़ी से फैला और इसमें सभी आयातित वस्तुओं के बहिष्कार और भारत निर्मित वस्तुओं का उपयोग का आह्वान किया गया। तो लाल बाल पाल ने बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में भारतीयों को संगठित किया। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार, हड़ताल, धरना प्रदर्शन आदि में जनता को काफ़ी प्रेरित किया। बंगाल से आरंभ होकर यह आंदोलन शीघ्र ही देश के अन्य भागों में भी फैल गया। यह राष्ट्रवादी आंदोलन अपने मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष द्वारा सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के कारण धीरे धीरे फीका पड़ गया। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि वर्ष 1895 में लाला लाजपत राय द्वारा बंगाल में पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत की गई। यह पहला भारतीय बैंक था जो पूर्णतः भारतीय पूंजी से शुरू किया गया था, जो आज तक काम कर रहा है। वर्ष 1917 में लाला लाजपत राय ने अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। ये सभी तथ्य प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो बी केयरफुल व्हाइल लिसनिंग दिस। 1884 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के तहत उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल, उच्च शिक्षा के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी की। विपिन चंद्र पाल का विचार था कि स्वदेशी वस्तुओं पर निर्भरता से भारतीय जनता की गरीबी से छुटकारा पाने में बहुत ही मदद मिलेगी। जो अभी हम लोग आत्मनिर्भर की जिसकी बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह आत्मनिर्भर बिपिन चंद्र पाल की सोच में बहुत पहले ही था कि अगर स्वदेशी वस्तुओं का निर्भरता से हम लोग भारत मजबूत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक है वरियाम कुन्नाथ कुंजमा मोहम्मद हाजी, आप सिर्फ इसको हाजी या कुंजमा मोहम्मद हाजी के रूप में याद रखें। एक स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम है कुंजमा मोहम्मद हाजी, उनके जीवन पर एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। ये मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज कुमार सुकुमारन और जो है इसकी भूमिका निभाएंगे कुंजमा मोहम्मद हाजी की। तो हम लोग बात करेंगे कुंजमा मोहम्मद हाजी कौन थे। 1870 के दशक में जन्मे कुंजमा मोहम्मद हाजी एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी। 20वीं सदी में केरल के मालाबार क्षेत्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। कुछ समय तक के लिए अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना भी की। उनके पिता मोइनुद्दीन कुट्टी हाजी को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह में भाग लेने के लिए अपराध में उन्हें निर्वासित कर अंडमान द्वीप में भेज दिया गया। इस प्रकार की घटनाओं ने उनके प्रारंभिक जीवन से ही उनके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तरह से प्रतिशोध की आग जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्थानीय जनता को अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकत्र करने के लिए एक कला को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और फाइनली उन्होंने अंग्रेज़ों और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने का वादा भी किया। हाजी हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत से अवगत थे। उन्होंने धर्मों को लोगों के पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की। 1921 के विद्रोह का कारण मान लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1921 में खिलाफत नेता अली मूसा लियार और अन्य देशवासियों ने तिरुरांगडी के अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा मस्जिद में लूटपाट की गई। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि उन्होंने आंदोलन का स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखा। उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने वाले सभी हिंदू या मुसलमानों का निशाना बनाया। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? सिंपल सी बात है, पूर्ववर्ती मालाबार जिले के एनाड तथा वल्लुवनाड तालुकों में भड़क उठी। मतलब ये जो आग थी, ये नेतृत्व का जो आग था वो विशाल हो गया। अगस्त 1921 में विद्रोही ने इन क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य और कुंजम मोहम्मद हाजी को इसका निर्विवाद शासक घोषित कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने तक हाजी ने एक समांतर खिलाफत शासन चलाया। अपनी पृथक मुद्रा, पासपोर्ट, कराधान की व्यवस्था की। यही है, हाजी के शासन का अंत भी हो गया 1922 में। तो हाजी कौन थे, इसका मालाबार विद्रोह से क्या संबंध था, खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन के परिणाम क्या है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब आते हैं रूस का विजय दिवस। रूस ने अभी 24 जून को विजय दिवस की परेड 75वां वर्षगांठ मनाया। यह परेड सेकेंड वर्ल्ड वार 1941 से 1945 में सोवियत संघ को मिली विजय की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई। विजय दिवस का परेड का आयोजन 9 मई को किया जाना था, लेकिन परंतु कोविड-19 की महामारी ने बहुत सी चीज़ों को प्रभावित किया है, तो इसे भी बख्शा नहीं। विजय दिवस सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत तथा वर्ष 1945 में मिली मित्र राष्ट्रों की जीत का प्रतीक। एडोल्फ हिटलर का खुद से गोली मार देना, जर्मन सैनिकों का आत्मसमर्पण करना और अगले ही दिन औपचारिक रूप से विजय दिवस की घोषणा। यूरोपीय देशों का विजय 8 मई को मनाया जाता है, रूस को 9 मई को। तो आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर 7 मई को हस्ताक्षर हुआ। 8 मई को बर्लिन के अनुसार लड़ाई बंद हो गई 23 बजे लगभग। ये सब बातें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रहे आपको कि 75वां वर्षगांठ, विजय दिवस वगैरह वगैरह। कुछ जर्मन सैनिकों ने रिम्स दस्तावेजों केवल पश्चिमी देशों के गठबंधनों का समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इस तरह की विवाद बातें हैं, उतना जानना नहीं है। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। जिन टॉपिक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा उस पर मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर एक उप श्रेणीकरण के परीक्षण हेतु आयोग, कमीशन टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुली व्हाइल लिसनिंग दिस। सुनिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल को विस्तार को स्वीकार कर दिया गया है।
आर्टिकल 340 ध्यान रहे, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर एक उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए बनाया संविधान आर्टिकल 340 का इस्तेमाल करेगा इसमें। तो हम लोग जानते हैं आर्टिकल 340 है क्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का व्यवस्था किया गया है। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण जांच के लिए एक आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। इस आयोग में राष्ट्रपति जिन व्यक्तियों के अन्वेषण हेतु उचित समझेगा उसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो संवैधानिक आधार इसका क्या है? संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की गारंटी प्रदान की गई है। इसका अर्थ है कि गैर बराबरों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उन्नत वर्गों के साथ समान स्तर पर लाने हेतु गैर बराबरों के उत्थान के लिए उपाय तो किए जाने की जरूरत है ही। इसके लिए आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 के अनुसार राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकता है यदि राज्य की राय में जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो राज्य को अधिकार है। आर्टिकल 64 सब क्लोज इसको पावर देता है। लेकिन बात करते हैं ये उप श्रेणीकरण क्या है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के सब कैटेगराइजेशन का प्रस्ताव पेश किया गया और 17 में रामनाथ कोविंद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 340 के द्वारा जो शक्तियाँ मिलती है उन्होंने क्या किया, अत्यंत पिछड़े वर्गों एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में OBC समूह के सब कैटेगराइजेशन संबंधित विषयों को अन्वेषण करने हेतु एक आयोग की नियुक्ति कर डाली। तो आप समझते हैं कि ये सब कैटेगराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, OBC समूह के सब कैटेगराइजेशन से OBC समुदाय के मध्य अधिक पिछड़े समूहों को एक शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों का आरक्षण का लाभ सुनिश्चित हो जाएगा इससे। दूसरा है कि वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं है तथा सभी समुदायों को संयुक्त रूप से 27% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो विश्लेषण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग समूह के क्रीमी लेयर द्वारा लंबे समय से आरक्षण प्रणाली का लाभ तो लिया जाता रहा, जिसके कारण इसी समूह के अन्य अत्यंत पिछड़े समुदाय का आरक्षण का समुचित लाभ उनको नहीं मिल पाया। OBC समूह के सब कैटेगराइजेशन द्वारा जो निर्णय लिया गया है, केंद्र सरकार पिछड़े वर्ग के तहत आने वाले जाति समूहों को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विभाजन कर रही है, जिससे आरक्षण का लाभ अधिक समान वितरण सुनिश्चित हो सके। तो ध्यान रहे, इसमें आर्टिकल 340, 14, 15, 16 OBC के सब कैटेगराइजेशन, आर्टिकल 336 के तहत राष्ट्रपति को जो शक्ति है, मंडल आयोग क्या है, OBC केंद्र सूची इत्यादि के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ले आप। आते हैं, अभी हाल में चक्रवाती तूफान निसर्ग की चर्चा होती रही, तो आते हैं वास्तव में उष्णकटिबंध चक्रवात, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आने वाले समय में भी इसकी बहुत ही प्रगाढ़ संभावना है। तो सबसे पहले संदर्भ क्या है कि मध्य पूर्वी अरब सागर के ऊपर बने चक्रवाती तूफान को निसर्ग नाम दिया गया। तो ये निसर्ग जो है ये अरब सागर के ऊपर आया था, ध्यान रहे। इसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। निसर्ग चक्रवात का नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया, अरब सागर में आया। मौसम विभाग भारत के जो IMD डिपार्टमेंट हैं उनके अनुसार अरब सागर में भारत के जो मध्य पश्चिम तटीय क्षेत्र में एक डिप्रेशन क्षेत्र विकसित होने से निसर्ग चक्रवात का निर्माण हो गया। अब निसर्ग चक्रवात मुंबई के तट के पास गुजरते हुए देश के में प्रवेश करेगा, ऐसी बातें चल रही थी। रेड अलर्ट जारी होना वगैरह वगैरह, भीषण वर्षा की संभावना, ये सब तो संभावना होता ही है। तो आते हैं हम लोग चक्रवात के तीव्र होने के अनुकूल परिस्थितियाँ बताई गई और लगभग टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया। 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान, 28 डिग्री जो की ज़रूरत होता है, आपको पता ही होना चाहिए उष्णकटिबंध चक्रवात के जो रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो उसके बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी को कैटेगराइज कर दिया गया। सबसे पहले सुपर साइक्लोन स्टॉर्म जो 120 किलोमीटर से अधिक स्पीड से और 222 किलोमीटर से कम स्पीड से, उसी प्रकार वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि लगभग आप समझ सकते हैं कि 118 किलोमीटर के आसपास और 221 किलोमीटर के बीच
सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो 88 से 117 किलोमीटर, साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है 62 से 87 किलोमीटर। आपको इतना याद नहीं रखना है डेटा, लेकिन बस आप ध्यान रखें कि सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, ये सब जो है इसके कैटेगराइज होते हैं। तो इस तूफान के असर से 12 घंटे में 100 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, भारी बारिश की संभावना बताई गई और जो हुआ भी। आते हैं मेन बात पर चर्चा, चक्रवात आखिर है क्या। अब पूरी तरह से ज्योग्राफी का पॉइंट हो गया। चक्रवात वास्तव में उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक विस्तृत वायु प्रणाली होती है, जिसमें क्या होता है, इसके सेंटर में निम्न वायुदाब मंडल होता है, जिसके चारों ओर केंद्र के चारों ओर उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयां के विपरीत दिशा में ये तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी सुई की दिशा में तीव्र वायु का एक प्रवाह होता है। चक्रवात का निर्माण होने के लिए जो कंडीशन है, आप ये समझ लीजिए, चक्रवात का निर्माण अत्यंत निम्न दाब तंत्र के बनने और उसके चारों तरफ तीव्र हवाओं के संचरण के परिणाम स्वरूप होता है। हवाओं की गति, दिशा, तापमान, आर्द्रता जैसे अन्य कारक जो हैं वो चक्रवात के विकास में सहायक होते हैं। बादलों के निर्माण से पहले वायुमंडल की उष्मा से जल वाष्प में परिवर्तित होता है, जल वाष्प पुनः वर्षा में और फिर तरल के रूप में धरती पर आता है। इस तरह वायुमंडल में उष्मा निर्मुक्त होती है। वायुमंडल जो निर्मुक्त उष्मा है वो आसपास की वायु को गर्म करती है, गर्म वायु ऊपर उठती है, निम्न दाब का निर्माण करती है। परिणाम स्वरूप हवाएं और तेजी से तीव्रता से निम्न दाब केंद्र की ओर झपटती है और एकाएक चक्रवात का निर्माण और एक भयंकर चक्रवात का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा और कुछ जान ले अतिरिक्त इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। विश्व में चक्रवातों का जो नामांकन है ऑलरेडी यूपीएससी के मेंस में पूछा जा चुका है। तो क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और उष्णकटिबंध चक्रवात चेतावनी केंद्र, एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के द्वारा दिया जाता है। विश्व में भारत मौसम विज्ञान IMD सहित कुल 6 क्षेत्र विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र तथा 5 उष्णकटिबंध चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं। भारतीय मौसम ब्यूरो को एक मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी सहित उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर विकसित होने वाले चक्रवातों के नामांकन के लिए अधिकार दिया गया है। IMD ने 2 अप्रैल 2020 में चक्रवातों की नामों की एक सूची जारी कर चुकी है। 13 सदस्य देशों का सुझाव लिया गया है। आगामी चक्रवातों के अगर नाम देखा जाए तो गति है भारत के द्वारा दिया गया है, निवार जो है ईरान के द्वारा दिया गया है, बुरेवी ये मालदीव है, मालदीव के द्वारा, और ताउक्ते म्यांमार और यास ओमान होंगे। आते हैं अगले टॉपिक में, सूर्य का कोरोना। ये वो कोरोना नहीं है जो आज चर्चा में है, हम लोग बात करेंगे सूर्य का कोरोना के बारे में। तो वैज्ञानिकों ने सूर्य से उत्सर्जित होने वाले रेडियो प्रकाश की सूक्ष्म दीप्ति, टीनी फ्लैशेस ऑफ रेडियो लाइट की खोज की। इनके अनुसार यह कोरोना के गर्म होने के कारण कुछ समझने में सहायक हो सकता है। वी ऑलरेडी डिस्कस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ कोरोना कैसे वर्क करता है। कोरोना के बारे में समझने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इस दिशा में एक बहुत ही बेहतर खोज हुई है। डेटा को मर्चिसन वाइल्ड फील्ड एरे रेडियोस्कोप की सहायता से देखा गया, अध्ययन किया गया। अध्ययन में क्या मिला? तो मिला कि सूर्य पर एक चुंबकीय विस्फोट के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बीम से ये पैदा होता है। तो सूर्य के कोरोना के बारे में जान लें हम। तो कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। सामान्यतः सूर्य की सतह के तीव्र प्रकाश से ये छिपा रहता है। इसके कारण बिना विशेष उपकरणों को देख पाना तो बहुत ही मुश्किल है। हालांकि कोरोना को पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। कोरोना की घनत्व सूर्य की सतह का लगभग 10 मिलियन गुना कम है। कम घनत्व के कारण ही कोरोना की चमक सूर्य की सतह की तुलना में बहुत ही कम होती है। जनरली हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो है उसमें हाइड्रोजन का वास्तव में हीलियम में तब्दील होना और भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होना, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना का सतह इतना ज़्यादा हीटिंग क्यों पैदा करता है? तो इसका सिंपल सा कारण है कोरोना का डेंसिटी सूर्य की सतह के डेंसिटी से बहुत ही कम है। और फाइनली घनत्व में इतनी कमी के कारण कोरोना बहुत ही चमकीला दिखता है। तो कोरोना इतना गर्म क्यों है? तो इसका हाईली टेम्परेचर इसका एक रहस्यमय उद्देश्य है। खगोलविद इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी समझते रहेंगे। सौर हवाएं कोरोना को किस प्रकार प्रभावित करती है, किस प्रकार उत्पन्न करती है? तो सौर हवाएं सूर्य से चलने वाली
विकरणों और आवेशित कणों की अत्यधिक गर्म धाराएं हैं जो सूर्य के वायुमंडल कोरोना से निकलकर सारे सौरमंडल में फैलती है। अत्यधिक गर्म, विकिरण युक्त और हानिकारक होती है। कोरोना अंतरिक्ष से दूर तक विस्तृत है। सौर हवाएं हमारे सौरमंडल में होकर गुजरती है। कोरोना के तापमान के कारण इसके कण बहुत तीव्र गति होती है। इन कणों की गति इतनी अधिक होती है कि ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को भी पार कर जाते हैं। एक शब्द आया था, ये मर्सिचन वाइल्ड लाइफ एरे रेडियो टेलीस्कोप। यह जो टेलीस्कोप है ये निम्न आवृत्ति वाला रेडियो सरणी के निर्माण और संचालन हेतु खगोल संगठनों के एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक संयुक्त परियोजना है। 70 से 300 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति रेंज में कार्य करता है। यही सब आपको जान लेना है। प्रीलिम्स के लिए रेडियो तरंगे क्या है, सूर्य की विभिन्न परतें क्या है, सोलर सन स्पोर्ट्स क्या है इत्यादि। अब आते हैं, अभी सूर्य ग्रहण लगा था, एक दुर्लभ खगोलीय घटना जो 21 जून को 2020 को घटित हुआ, वलाकार सूर्य ग्रहण, जिसे हम लोग रिंग ऑफ फायर भी कहा गया। तो यह वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण भी था और इस जून को ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन भी होता है 21 जून को। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे बच्चे वाले चीज़ें जरा, अर्थात सूर्य ग्रहण होता क्या है। यह पृथ्वी पर घटित होने वाला एक प्राकृतिक घटना है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा की जो कक्षीय अवस्थी है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में होती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन घटित होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के साथ युति अवस्था में होते हैं, कंजक्शन अवस्था में होते हैं। सभी सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से संरक्षित तो होते नहीं हैं। ऐसे में केवल आंशिक ग्रहण ही होता है। जब 3 खगोल पिंड एक ही सीधा रेखा में होता है तब पूर्ण सूर्य ग्रहण का अवलोकन होता है। फिर हर महीने सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता? यदि चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा करीब होता ना तो एक ही वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के परिक्रमा कर रहा होता तथा तब प्रत्येक महीना सूर्य ग्रहण की घटना देखी जा सकती थी। लेकिन हम जानते हैं कि चंद्रमा अंडाकार कक्षा में तथा पृथ्वी की कक्षीय स्थिति में कुछ झुकी हुई स्थिति के कारण क्या होता है, गति करता है। अतः हम कह सकते हैं कि हम प्रति 5 वर्ष में केवल 5 सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के जो प्रकार है, एक तो होता टोटल सोलर इक्लिप्स, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आता है कि पृथ्वी की सतह पर छाया पड़ती है और चंद्रमा द्वारा सूर्य को थोड़े समय के लिए पूरी तरह से ढक लिया जाता है। थोड़े समय के लिए सही, लेकिन पूरी तरह से ढक लिया जाए तो जो स्थान चंद्रमा की पूर्ण छाया से ढक जाते हैं वहाँ पर हमको उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण का अवलोकन होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में हीरक वलय, जिसको हम डायमंड रिंग की आकृति को देखने को मिलती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर स्थित घाटियों से होकर गुजरता है तो हीरक वलय दिखाई पड़ता है। इस घटना को सबसे पहले ब्रिटिश खगोलविद वेली, इसलिए इसका नाम वेली विट्स कहा जाता है। अब हम आते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स के बारे में। तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण की ऐसी स्थिति में चंद्रमा सामान्य की तुलना में पृथ्वी से कुछ दूर पे होता है। इस अवस्था में चंद्रमा का आकार छोटा प्रतीत होता है, वो पूरी तरह से सूर्य को ढक नहीं पाता। तो बस सिंपल सी बात है, तो अंगूठी के सदृश प्रतीत होता है। इसको हम लोग गोलाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। और एक होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जब चंद्रमा की स्थिति सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस प्रकार होगी कि चंद्रमा सूर्य का केवल कुछ ही भाग को ढक पाए, तो चंद्रमा से पूरी तरह से ढक ना पाने के कारण आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। तो यही सब है। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। मिजोरम में लगातार भूकंप का आखिर कारण क्या है। मेनली हम लोगों को समझना है कि भारत में भूकंपी खतरा जो है मानचित्र के अनुसार मिजोरम और त्रिपुरा दोनों राज्य पर पूरी तरह से जोन 5 में अवस्थित है। इसके अलावा मिजोरम हिमालय की पूर्वी श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर स्थित है। वलित संरचना, विस्तृत अभिनीतियों और संकरी अपनीतियों से बनी सब नीतियाँ हैं, अतः इस क्षेत्र में आने वाले भूकंप प्राय उथले होते हैं। हालांकि कभी कभार मध्यवर्ती खाराई के कुछ भूकंप भी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर म्यांमार के चीन डिवीज़न में अधिक गहराई के भूकंप आते हैं। त्रिपुरा में आने वाले भूकंपों का केंद्र सामान्य कम गहराई पर होता है। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अनुसरण करने वाला
डाउकी दर्रा मुख्यतः मेघालय में स्थित है। भूकंप का दूसरा सबसे बड़ा कारण खतरा बांग्लादेश का मधुपुर दर्रा भी है। भारत में भूकंपीय जोन की सूची की बात करें तो भूकंप इतिहास के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश को 4 भूकंप क्षेत्र अर्थात 2, 3, जोन 3, जोन 4, जोन 5 में वर्गीकृत किया गया है। आप देख सकते हैं रेड वाला जोन 5 है जो खतरनाक है। तो वास्तव में जोन 5, जोन 3 ये किस आधार पे है, तो इसमें क्या है, ये मरकरी पैमाने के आधार पर, तीव्रता के आधार पर इसको मॉडिफाई किया गया है। अगर 9 से अधिक तीव्रता का भूकंप आए तो जोन 5 होगा, 8 जैसा आए तो जोन 4 होगा, और अगर 7 आए तो जोन 3 है, ये मध्यम तीव्रता का होता है, और 6 आए तो मतलब कम तीव्रता वाला क्षेत्र में आता है। भारत में भूकंपीय जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, तो आप ध्यान से 5 वाले में की जानकारी याद रखें कि पूर्वोत्तर भारत है, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सा है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, गुजरात के कुछ कच्छ के हिस्से, उत्तर बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ये जोन 5 में है। जोन 4 को आप याद करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश सिक्किम, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्से हैं, पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र का छोटा सा हिस्सा है। इतना काफ़ी है। अब आते हैं आकाश बिजली गिरने के कारण घटनाओं के दौरान मौसम विज्ञान आखिर चिंतित क्यों है। वर्ष 2018 में ब्राज़ील में 709 किलोमीटर का लंबा आकाश बिजली चमकने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। विश्व में आकाश बिजली गिरने के सर्वाधिक घटनाएं जो होती है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में घटित होती हैं। अर्जेंटीना में बिजली की चमक 16.7 सेकंड देखी गई थी और उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। सबसे पहले सबसे सर्वाधिक देर तक बिजली चमकने का रिकॉर्ड 2012 में फ्रांस में देखा गया। ज़्यादा याद मत रखिए, फ्रांस में देखा रह गया। अब आते हैं भारत में आकाश से बिजली चमकने की घटनाएं। भारत में आकाश बिजली के गिरने से होने वाली सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश में होती है और उसके बाद बिहार का स्थान है। तो 2019 के दौरान अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य बिहार में बिजली गिरा और 170 लोगों की मौत हो गई कम से कम। समस्त भारत में प्रति महीना आकाश बिजली गिरने से लगभग इसकी घटना में वृद्धि हो रही है। भारत तथा किसी अन्य मौसम संबंधी दुर्घटनाओं की अपेक्षा आकाश बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें होती है। तो आते हैं आखिर ये बिजली तड़कती कैसे है, गरजती कैसे है और गिरती कैसे है। आकाश बिजली अथवा तड़ित वातावरण में बिजली का एक तीव्र तथा व्यापक निस्सरण होता है, डिस्चार्ज। इसका कुछ भाग पृथ्वी की ओर निर्देशित हो जाता है। यह त्वरित जो डिस्चार्ज होता है वो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उच्च आर्द्रता युक्त बादलों में होता है, उसके उत्पन्न होने से होता है। ये बादलों के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के विद्युत जो आवेश है उसके अंतर का परिणाम भी है। तो यही है आकाश बिजली का निर्माण, समझ ले थोड़ा सा। तो आकाश बिजली उत्पन्न करने वाले बादलों का आधार जो है पृथ्वी की सतह से 1 से 2 किलोमीटर के ऊपर होता है। उनका जो शीर्ष होता है वो 10 से 12 किलोमीटर में होता है। इसका शीर्ष हो गया 10 से 12 और उसका आधार हो गया 1 से 2 किलोमीटर। अब दोनों के बीच इन बादलों के शीर्ष पर तापमान माइनस में होता है 35 डिग्री, -35 और -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जैसे जैसे जलवाष्प इन बादलों में ऊपर उठता है, तापमान में तो कमी आएगी, संघनन बहुत तेज़ी से होगा और इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे क्या होंगे, जल के अणु और भी ऊपर गति करेंगे। जैसे जैसे शून्य से कम तापमान की ओर बढ़ेंगे, जल की बूंदें बर्फ़ के छोटे क्रिस्टल में बदलेगी और जैसे ही बर्फ़ के बूंदें जल के क्रिस्टल में बदलेगी, इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी और अंततः भारी होकर पृथ्वी की ओर गिर पड़ेगी। इस प्रक्रिया में एक और घटना होती है, बर्फ़ के छोटे क्रिस्टल के ऊपर की ओर जबकि बड़े क्रिस्टल नीचे की ओर गति करते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इन कणों के मध्य टकराव होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निर्मुख होता है। यह प्रक्रिया विद्युत स्पार्क की उत्पत्ति के समान ही कार्य करता है। गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉन में परस्पर अधिक टकराव होता है तथा नए इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है और एक चेन रिएक्शन का आरंभ हो जाता है। और ऐसी प्रक्रिया में बादलों के ऊपरी धनात्मक रूप से आवेशित और मध्य परत नकारात्मक रूप से आवेशित, इन दोनों परतों के मध्य विद्युत विभव कई वोल्ट अंतर होता है, जिससे कुछ समय ही दोनों ही परतों के मध्य एक विद्युत स्पार्क लाखों एम्पियर का प्रवाह होने लगता है। परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे बादलों की दोनों परतें के मध्य वायु स्तंभ का एक तापमान अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ऊष्मा के कारण बिजली कड़कने के दौरान वायु स्तंभ का रंग लाल रंग का नजर आता है। गर्म वायु के बहुत तेज़ी से फैलने के कारण शॉक्स वेव पैदा होती है
और परिणाम स्वरूप गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो आकाश बिजली पृथ्वी पर कैसे गिर जाता है? पृथ्वी बिजली की अच्छी संवाहक होती है, यह विद्युतीय रूप से तटस्थ होती है। हालांकि बादल के मध्य परत की तुलना में ये धनात्मक है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, लगभग 15 से 20% बिजली जो है पृथ्वी की तरफ चली जाती है, और यह विद्युत प्रवाह जीवन और संपत्ति को नुकसान तो पहुंचाता ही है। बस समझ लीजिए, अच्छी सी बात है। अगला टॉपिक है जीलैंडिया। हाल ही में न्यूजीलैंड में जीएनएस साइंस के शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि उन्होंने जीलैंडिया महाद्वीप के आकार और उसके विस्तार का मानचित्रण कर चुका है। पृष्ठभूमि क्या है? विश्व में ज्ञात 7 महाद्वीप हैं, जिसमें अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका शामिल है। वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड तथा इसके निकट एक महासागरीय सतह के नीचे एक 8वें महाद्वीप जीलैंडिया नामक स्थल भूमि का एक अस्तित्व की पुष्टि की थी। क्योंकि जीलैंडिया का कुल क्षेत्रफल 2 मिलियन वर्ग, लगभग 94% भाग तो पानी के अंदर है। अतः महाद्वीप का मानचित्रण एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी था, और लेकिन नवीनतम आंकड़ों और नवीनतम निष्कर्षों से ये निकाला गया कि जीलैंडिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल का लगभग 2 मिलियन वर्ग मील, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग आधे आकार का बराबर है। परंतु जीलैंडिया महाद्वीप का मात्र 6% भाग समुद्र तल के ऊपर है। यह भाग न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों तथा न्यू कैलेडोनिया द्वीप के समीप स्थित है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं आगे। जीलैंडिया का उद्भव पृथ्वी के निर्माण के दौरान पेंजिया महाद्वीप 2 खंडों में टूटा। एक गोंडवाना लैंड, दूसरा लॉरेंसिया। गोंडवाना लैंड दक्षिण का हिस्सा था, लॉरेंसिया उत्तरी हिस्सा था। उत्तरी भाग में लॉरेंसिया में यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों का निर्माण। दक्षिण भाग में गोंडवाना, जिसमें आधुनिक अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, दक्षिणी अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विकसित हुए। इसके अतिरिक्त भूगर्भिक बलों के द्वारा इन स्थलीय पिंडों को पुनर्व्यवस्थित करना जारी रहा तथा गोंडवाना लैंड फिर से पृथक हुआ और 30 मिलियन से 50 मिलियन के दरमियान सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट प्रशांत प्लेट के भाग के रूप में जीलैंडिया महासागरीय सतह के नीचे निक्षेपित हो गया। अगला टॉपिक है हाइक में आधिकारिक भाषा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान क्या कहता है, आइए इस पर जिक्र करते हैं। मुख्य परीक्षा भी इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रसंग है कि हरियाणा में हिंदी को न्यायालयों की आधिकारिक भाषा बनाए जाने से संबंधित विधि को उच्चतम न्यायालय में वकीलों के द्वारा चुनौती दे दी गई। विवाद क्या है? वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा असंवैधानिक और मनमाने ढंग से राज्य के निचली अदालतों में हिंदी के प्रयोग की जाने की वाली एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया गया, जो कि असंवैधानिक बताया जा रहा है। तो तर्क क्या है? वकीलों का तर्क देखा जाए तो न्यायिक प्रशासन संबंधी कार्यों हेतु निचली अदालतों में अधीनस्थ न्यायालय, न्यायपालिका और अधिवक्ताओं द्वारा अंग्रेजी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हिंदी का प्रयोग ही एकमात्र भाषा के रूप में लागू करने से हिंदी में धारा प्रवाह के रूप में सक्षम और अकुशल वकीलों के मध्य एक अनुचित वर्गीकरण हो जाएगा। इनका कहना है कि यह संशोधन एक तो समानता, दूसरा गरिमा, तीसरा आजीविका वृत्ति अपनाने के मूल अधिकार के उल्लंघन करता है। तो संविधान क्या कहता है इसमें? भारत के सुप्रीम कोर्ट भारत का संविधान का अनुच्छेद 348 सब क्लोज 1 स्पष्ट कहता है कि संसद के विधि द्वारा अन्यथा उपपन्न न करने तक सुप्रीम कोर्ट तथा उसके प्रत्येक हाई कोर्ट में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। आर्टिकल 348 सब क्लोज 2 के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाईकोर्ट की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा तथा उस राज्य में के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग की गारंटी दे सकता है, बशर्ते ऐसे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। अब राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के अनुसार कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कर सकता है। अंग्रेजी भाषा से भिन्न ऐसी किसी भी भाषा में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश
का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जारी किया जाएगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के हाई कोर्टों की कार्यवाही में हिंदी के वैकल्पिक उपयोग का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। तो आप ध्यान रहे आर्टिकल 348 याद रखिएगा। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित करने हटवाने के लिए क्या प्रावधान है, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के कैसे अधिकार है, वगैरह वगैरह। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि ये एक फास्ट रिवीजन सीरीज होता है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है फास्ट रिवीजन। सो जब मैं इस तरह से तेज़ी से बातें करता हूँ तो इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि मैं धीरे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरा उद्देश्य तेज़ी से विभिन्न टॉपिक्स को जानना, समझना, उसकी बारीकों को थोड़ा थोड़ा समझ लेना और उसको अपने ढंग से एनालिसिस करना, सो दैट इन द क्लासरूम, इन द एग्जामिनेशन रूम, व्हेन यू राइटिंग समथिंग, then you can analyze how to handle the pressure situation. This video, that means my channel, that is fast revision series, fast revision way, very helpful. So watching this video lot of time, share your videos. Okay, हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक का। राष्ट्र के नाम परिवर्तन हेतु याचिका दी गई है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, पहली अनुसूची क्या है, परिवर्तन की मांग क्या है, चुनौतियाँ क्या है, इसके औचित्य क्या है, आगे की राह क्या है। तो चलते हैं सबसे पहले संदर्भ में। इसका कंटेक्स्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश के नाम को इंडिया के स्थान पर आधिकारिक रूप से केवल भारत कहने की याचिका को एक अभ्यावेदन में परिवर्तित कर केंद्र सरकार के पास उचित निर्णय के लिए भेज दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि भारत और इंडिया दोनों नाम संविधान में दिए गए हैं। ध्यान रहे, भारत और इंडिया दोनों नाम संविधान में जिक्र हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है कि भारत और इंडिया का नाम संविधान में जिक्र है कि नहीं, तो बिल्कुल है। संविधान में इंडिया को भारत को पहले से ही कहा गया है। संविधान में इंडिया को भारत को पहले से ही कहा गया है। मुद्दा क्या है तब? देश के नाम को इंडिया के स्थान पर केवल भारत करने का एक याचिका दायर की गई थी। ठीक है, याचिका में कहा गया कि इंडिया विदेशी मूल का नाम है। इसका नाम इसका स्रोत जो है ग्रीक शब्द इंडिका में पाया जा सकता है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की गई और कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। याचिकाकर्ता की मांग है कि इंडिया को अनुच्छेद 1 से हटा दिया जाए। यह संशोधन इस देश के नागरिकों के औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति को सुनिश्चित ही करेगा और साथ ही साथ राष्ट्रता पर गर्व की एक भावना भी उत्पन्न कर देगा। यह हमारे स्वतंत्र सेनानियों द्वारा लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई को भी न्याय उचित ठहराएगा। लेकिन संविधान सभा ने इस मुद्दे पर क्या विचार किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में निर्मित संविधान प्रारूप के अनुच्छेद 1 पर संविधान सभा में काफ़ी बहस की गई थी। हम भारत के लोगों द्वारा संविधान को अपने 8 दिन पूर्व 18 नवंबर 1949 को एक जोरदार बहस हुई, जिसमें सदस्यों के मध्य काफ़ी तीखाखानी, ऊंच नीच, आदान प्रदान हुआ। एच.बी. कामत ने 2 नाम इंडिया तथा भारत के संविधान प्रारूप पर आपत्ति जताई, जिसमें देश के अंबेडकर समिति सम्मिलित थे। उन्होंने अनुच्छेद 1 में संशोधन करके देश का प्राथमिक नाम इंडिया किए जाने तथा हिंद अथवा वैकल्पिक रूप में भारत को केवल अंग्रेजी भाषा के नाम के रूप में घोषित किए जाने का प्रस्ताव किया था। ये थे एच.बी. कामत। सेठ गोविंद दास ने कहा, इंडिया अर्थात भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है। गोविंद दास ने वेदों, महाभारत, पुराणों, चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण का हवाला देते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही देश का मूल नाम था भारत, अतः स्वतंत्रता के पश्चात भी देश का नाम संविधान में नहीं रखा जाना चाहिए इंडिया। उन्होंने महात्मा गांधी की भी उदाहरण देते हुए स्पष्ट कहा कि देश ने नारा बुलंद करते हुए आज़ादी की, भारत माता की जय ही एकमात्र स्वीकार नाम हो सकता है। भारत और देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। देश को एकमात्र नाम रखने का समर्थन करने वाले अन्य 2 लोग आंध्र प्रदेश भारत के के.वी. राव भी सम्मिलित थे। मद्रास के अयंगर भी अनुच्छेद 1 के लिए भारतवर्ष नामों के विकल्प के रूप में हिंदुस्तान अथवा प्रस्तावित किया था। अंत में राजेंद्र प्रसाद ने संशोधन के लिए मतदान करवाया, जिसमें सभी पराजित हो गए और अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत के रूप में बरकरार रखा। हालांकि बहस जारी है। संविधान क्या कहता है? संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी क्षेत्र जिसे अधिकृत किया जा सकता है सम्मिलित होंगे।
प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नामों का विवरण दिया गया है। इस अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का 4 वर्गों में भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी में बांटा गया। वर्ष 1956 में संविधान के 7वें संशोधन में भाग ए और भाग बी राज्यों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया और इसके पश्चात राज्यों को भाषाई के आधार पर पुनर्गठित किया गया। तो ध्यान रहे प्रीलिम्स में अनुच्छेद 1 क्या है, राज्यों का संघ क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, राज्यों के नाम में कौन परिवर्तन कर सकता है तथा इसकी प्रक्रिया क्या है इत्यादि इम्पोर्टेंट बात। अब आते हैं सबसे विवादित, सबसे चर्चा में युक्त संविधान की 10वीं अनुसूची। चर्चा का कारण क्या है? एक तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने गोवा विधानसभा अध्यक्ष से पिछले वर्ष जुलाई में सत्तारूढ़ भाजपा में सम्मिलित होने वाले 10 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की कार्यवाही पर फैसला करने हेतु विपक्षी कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर की गई याचिका की प्रतिक्रिया देने को कहा था। पृष्ठभूमि क्या है? पिछले वर्ष जुलाई में क्या हुआ, 10 विधायकों ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 2/3 हिस्सा होने का दावा करते हुए भाजपा की विधायक दल में विलय का निर्णय किया और फिर अध्यक्ष को इसकी जानकारी दे दी गई। इसी जानकारी के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गोवा विधानसभा में विधायी दल के कथित विलय का संज्ञान लेते हुए इन विधायकों को भाजपा के सदस्यों के साथ सीट आवंटित कर दी गई थी। याचिका के अनुसार इन 10 में से 9 विधायकों ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वे चुनाव में जीत भी गए थे। याचिकाकर्ता का तर्क भी यह भी है कि अगर इन विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 191 सब क्लोज 2 और तथा 10वीं अनुसूची दल बदल के पैरा 2 के तहत सदन की सदस्यता से अयोग किया जाना चाहिए था। दल विरोधी कानून क्या है? तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें सदन के सदस्यों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में उठापटक अर्थात दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में जिक्र किया गया है। उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा विधायकों और सांसदों को सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दल बदल कानून करने के सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को दिए गए हैं और उनका निर्णय जो है अंतिम होता है। यह कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर समान रूप से लागू होता है। तो व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन मैनर? यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी का सदस्यता त्याग दे, यदि वो अपने सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्णयों के विपरीत मत दे अथवा मतदान में अनुपस्थित रहे और अपने राजनीतिक दल से 15 दिन के भीतर कोई क्षमादान ना पाता हो, यदि चुनाव के बाद यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए और यदि विधायिका का सदस्य बनने के बाद 6 महीने के बाद कोई नामित सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। तो कानून के जो अपवाद हैं, तो कानून के तहत कुछ अपवाद भी है इसमें कि सदन के कुछ सदस्य कुछ परिस्थितियों में निर्भरता के जोखिम के बिना अपनी पार्टी बदल सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या बातें हैं? इस विधानसभा में किसी दल के द्वारा किसी अन्य दल में विलय करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि उसे कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। ऐसे परिदृश्य में अन्य दल में विलय का निर्णय लेने वाले सदस्यों तथा मूल दल में रहने वाले सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा। इस विधान के प्रारंभ में कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा, लेकिन वर्ष 1992 में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने इस प्रावधान को खारिज कर दिया और इस संदर्भ में पीठासीन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। हालांकि यह तय किया गया है कि पीठासीन अधिकारी के आदेश के बिना कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो दल विरोधी, ये जो दल बदल है उसके विरोधी कानून के लाभ क्या हैं? एक तो दल परिवर्तन पर लगाम लगाकर सरकार में एक स्थिरता लाई जा सकती है। दूसरा, सुनिश्चित किया जा सकता है कि उम्मीदवार संबंधित दल तथा दल के लिए मतदान करने वाले नागरिकों के प्रति एक निष्ठावान रहें। दलगत अनुशासन को बढ़ावा देता है। दलगत विरोधी कानूनों के प्रावधानों को आकर्षित किए बिना राजनीतिक दलों के विलय की सुविधा देता है। राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने की संभावना भी बनी होती है या किसी पार्टी को दोषी सदस्यों को
दंडात्मक कार्रवाई और का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन इस पर जो समितियां हैं वो उसका क्या निर्णय है? चुनावी सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि निर्भरता उन मामलों तक ही सीमित होना चाहिए कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे और कोई सदस्य मतदान से परहेज करता है अथवा अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी के व्हिप के विपरीत वोट करता है, राजनीतिक दल व्हिप केवल तभी जारी कर सकते हैं जब सरकार खतरे में हो। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट भी इसके अनुसार ऐसे प्रावधान जो विभाजन और विलय में अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन से छूट प्रदान करते हैं उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। चुनाव पूर्व चुनावी मोर्चा जो गोलबंदी होता है को दल बदल विरोधी कानून के तहत राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने को केवल उन मामलों में सीमित करना चाहिए जब सरकार खतरे में पड़ जाए। और चुनाव आयोग का क्या कहना है इसमें? राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किए जाने वाले निर्णय में चुनाव आयोग की सलाह बाध्यकारी सलाह होनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आप ध्यान रखिए कि दल बदल अधिनियम से संबंधित समिति क्या है, पीठासीन अधिकारी का समीक्षा, न्यायिक समीक्षा वगैरह इससे बारे में। यह मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंस है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आते हैं अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ क्या आरक्षण मूल अधिकार है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय हाल में आया? तो आरक्षण मूल अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो एक आरक्षण पर एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी आई। शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया कि किसी एक समुदाय को सीटों का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। किसी एक समुदाय को के सीटों का आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में ओबीसी के लिए 50% सीटें आरक्षित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रीट याचिका दायर कर दी। याचिका ने मांग की थी कि राज्य के मेडिकल कॉलेज में ओबीसी आरक्षण को 50% कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार पर चिकित्सा और दंत विज्ञान पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत सीटों के लिए पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 50% कोटा लागू नहीं करने और तमिलनाडु के लोगों के लिए उचित शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई? तो उन्होंने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इस मामले में अनुच्छेद 32 लागू नहीं किया जा सकता, अतः आरक्षण लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता का तर्क क्या है कि राज्य में ऐसे आरक्षण के लागू न होने से इसके निवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक आरक्षण प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किसी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कानून 1993 के अनुसार अखिल भारतीय कोटा के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में तथा तमिलनाडु में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 50% का आरक्षण प्रदान करना, अन्य राज्यों के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा पाठ्यक्रम तथा अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% का आरक्षण। प्रोन्नति में आरक्षण पर कोर्ट का निर्णय। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त जानकारी ये है कि आरक्षण संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान देखें तो आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 और 16 सब क्लोज 4 स्पष्ट कहा गया है कि संविधान में उल्लिखित समानता संबंधित प्रावधान सरकार को पिछड़े वर्गों को विशेष रूप से अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट एससी, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के पक्ष के लिए शिक्षण संस्थानों अथवा नौकरियों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान करने की शक्ति से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा बात है अनुच्छेद 16(4) का ए के अनुसार राज्य सरकारें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकती है यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका अगर पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है तब कर दे। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संयुक्त आरक्षण कोटा के लिए ऊपरी सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2019 के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। रीट अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 32 में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, 226 में सीधा हाई कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करने और इसके प्रवर्तन हेतु बंदी
स्वैच्छिकरण, जिसको हम लोग हैबेस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश, मंडामास, प्रतिषेध रीट, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण लेख, सरसरी और अधिकार परीक्षा को वारंटो जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत संसद इन रीट्स को जारी करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी अधिकार दे सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन में ही रीट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा कानूनी और साधारण कानूनी अधिकार पे भी रीट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32, 226, 14, 15, 16 इसके डिफरेंस, सब क्लोज, रीट क्या है, एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्तियों में क्या अंतर है, इंदिरा साहनी का निर्णय क्या था, 32 कब निलंबित किया जा सकता है रीट को जारी करने, और किसी अन्य न्यायालय को कौन सा अधिकार प्रदान कर सकता है, ये सब बातें इस टॉपिक में हुई। अब अगला टॉपिक है पीएम केयर फंड्स। सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, एक विवादित मुद्दा, इस पर जिक्र किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के दृष्टिकोण से तो पीएम केयर फंड्स की विशेषता क्या है, उसका सूचना अधिकार से क्या रिलेशनशिप है, वगैरह वगैरह। इस फैसले पर आखिर क्या निहितार्थ है, पुनर्विचार करने की क्या जरूरत है और चिंता के क्या कारण है। तो संदर्भ क्या है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने आरटीआई अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन में मांगी गई सूचना को साझा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2H के तहत पीएम केयर फंड्स सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। सूचना के अधिकार की बात करें तो इसके अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है। आरटीआई अधिनियम की धारा 2H के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरण से तात्पर्य एक तो वो संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन हो, राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा हो, उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना आदेश के द्वारा स्थापित या गठित किया गया कोई भी प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था होना चाहिए। सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत समुचित सरकार के स्वामित्व अधीन, नियंत्रण अधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित निकाय तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन भी आते हैं जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित हैं। तो निहितार्थ क्या है, 4 कैबिनेट मंत्री पदेन सदस्यों के रूप में द्वारा निर्मित और संचालित एक ट्रस्ट को सार्वजनिक प्राधिकरण मानने से इनकार करना निश्चित ही लोकतांत्रिक मूल्यों एवं पारदर्शिता के लिए भटका है। ट्रस्ट का नाम, संरचना, नियंत्रण, प्रतीकों का उपयोग, सरकारी डोमेन आदि ट्रस्ट के सार्वजनिक प्राधिकरण होने को दर्शाते हैं। आरटीआई अधिनियम के आवेदन को अस्वीकार करना, सरकार ने ट्रस्ट को सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं माना, जिससे इसके चारों ओर गोपनीयता की दीवारें खड़ी कर दी जाती है। तो पीएम केयर फंड्स के बारे में जान लें। तो पीएम केयर फंड्स 28 मार्च 2020 को किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति में जैसे कोविड-19 महामारी से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ बनाया गया। यह एक लोक धर्मार्थ ट्रस्ट है। फंड का प्रशासन कौन करता है, तो पीएम केयर फंड्स के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री और बाकी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं। निगरानी की आवश्यकता रिपोर्टों से पता चला है कि पीएम केयर को पहले ही 10,000 करोड़ से भी अधिक का अनुदान मिल चुका है। इस ट्रस्ट में गठन से पहले सप्ताह में ही बड़े कॉरपोरेट घरानों और प्रसिद्ध हस्तियों ने दान के रूप में 6500 करोड़ रुपए की विशाल राशि प्राप्त हो चुकी है। सरकार का पक्ष है कि सरकार का तर्क है कि पीएम केयर व्यक्तियों और संगठनों के स्वैच्छिक अनुदान प्रधारित है कोष है, इसलिए यह भारत के नियंत्रण और महालेखक परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा से मुक्त है। समय की आवश्यकता, लोक लेखा खाते में उन राशियों को रखा जाता है जो भारत के समेकित कोष अनुच्छेद 266 सब क्लोज 1 और भारत के आकस्मिकता कोष 267 के अंतर्गत नहीं आती है। लोक लेखा खाता में उन राशियों को शामिल किया जाता है जो भारत के समेकित कोष 266 सब क्लोज 1 और भारत के आकस्मिकता कोष 267 के अंतर्गत नहीं आती है। इसी तरह चूँकि पीएम केयर सार्वजनिक खाता होने के अनुरूप है, चूँकि भारत सरकार के इशारे पर बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया गया, इसलिए सीएजी को ऑडिट करने की अनुमति ना देना पारदर्शिता के साथ एक खिलवाड़ है। भारत का संविधान क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 266 सब क्लोज 2 के तहत भारत सरकार या उसकी ओर से प्राप्त सभी लोक धनराशियाँ यथास्थिति भारत के लेख लेखे में या राज्य के लेख लेखों में जमा की जाएगी। So in this video we will discuss most important topics, so you should be revise it more than 3 or 4 times, then you definitely will happy
with your lessons, and your confidence will be definitely increased. Thanks for watching this video. Subscribe my channel, and once again thanks a lot.